और फिर एक रात राम के कमरे में परछाइयों से एक ठंडी लेकिन ऊंची आवाज में हंसी आती सुनाई दी, जिसके बाद एक धीमी कर्कश कराहने की आवाज जो राम की थी। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी एपिसोड 289। हवा एक निरंतर चलती हुई निरुद्ध के गांव के ऊपर ढलानों से चिपके देवदार के पेड़ों से टकराकर पुराने रहस्यों की कहानियां सुनाती थी। 1938 में हिमाचल का ये कोना एक अलग दुनिया था। विशाल उदासीन पहाड़ों के बीच पत्थर और मिट्टी का एक घर, मानो जहां खुशियां ही खुशियां बसती थी। निरुद्ध, जिसका चेहरा धूप से पके झुर्रियों और दयालु आंखों से अपने घर की चौखट से अपनी दुनिया को हंसते खेलते हुए देख रहा था। निरुद्ध और निरुद्ध की पत्नी और उनके 5 बच्चे उनके अस्तित्व के आधार थे। सबसे बड़ा जय था। इससे छोटे जुड़वा रोहन और राम थे, जो एक दूसरे के साथ ही रहते थे। और सबसे छोटा था सोहन। उन सब की हंसी सकरी गलियों से एक राग की तरह गूंजती रहती थी। और अंत में छोटी देवी उनकी एक लौती बेटी थी। जीवन हालांकि सरल था, लेकिन भरपूर था। उनके खेत पर्याप्त उपज देते थे, उनके जानवर फल फूल रहे थे, और उनके परिवार के बीच का बंधन पहाड़ की चट्टान जितना मजबूत था। लेकिन तब तक, जब तक कि निरुद्ध के सबसे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। वो कहते हैं ना कि दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं, पर निरुद्ध के छोटे बेटे की शादी के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई कि हंसता खेलता परिवार टूटे कांच की तरह तहस नहस हो गया। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप भी बिना सोचे रिश्ता बनाने के बारे में 100 बार सोचेंगे। एकमात्र बचा हुआ काम जो निरुद्ध के विचारों पर सबसे अधिक हावी रहता था, वह था उसके सबसे छोटे बेटे सोहन की शादी। सोहन काफी टाल मटोल करने के बाद आखिरकार एक दिन शादी के लिए तैयार हो गया। 2 घाटियों के पार एक गांव में एक उपयुक्त लड़की मिली थी, कामिनी। कहा जाता था कि वो लड़की काफी सुंदर थी। उसकी आंखें गहरे तालाब जैसी दिखती थी। और फिर शादी की तैयारियां शुरू हुई। काम की एक हलचल ने पहले से ही हलचल भरे घर में एक नई तरह की गर्मजोशी ला दी थी। आसपास के गांव से महिलाएं इकट्ठा होकर लोकगीत गाती। उनकी आवाज उनके काम की लय के साथ उठती और गिरती थी। गांव के पुरुषों ने मिलकर सबसे अच्छे मार्ग पर कई बार बहस की। लगभग सभी तैयारियों के बाद आखिरकार शादी का दिन आया। हर तरफ खुशी का माहौल और बैंड बाजों की आवाज पहाड़ों की ढलानों में गूंज रही थी। अपने सबसे अच्छे कपड़े और लाल सुनहरे रंग की पगड़ी पहने सोहन थोड़ा घबराया हुआ लेकिन खुश दिख रहा था। बारात घुमावदार रास्तों से होकर आगे बढ़ गई और शादी होने के बाद जब वो लौटे तो डूबते सूरज की लंबी छाया गांव पर पड़ रही थी। घूंघट में लिपटी कामिनी को सोहन के घर लाया गया। खुशी से नाचते और गाते लोग जैसे ही वापस घर पहुंचे तो अब पूरे रीति रिवाज के साथ दुल्हन को घर के आंगन में प्रवेश करवाने को अभी हुए ही थे, जब अचानक तेज हवा के झोंके ने लकड़ी के पुराने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ये आवाज इतने जोर से हुई थी कि इतने शोर शराबे में हर किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी, जिससे सभी लोग हैरानी से उसी तरफ देखने लगे। कहते हैं जब भी कुछ बुरी शक्तियां या बुरा कुछ भी घर में प्रवेश करने की कोशिश करे
तो घर की सकारात्मक ऊर्जा हमें सावधान करने की कोशिश करती है। पर अभी ना ये बातें सोचने का समय था और ना ही ऐसा माहौल को देखते हुए और बात को टालने की कोशिश करते हुए निरुद्ध का जोरदार आवाज में कहना था, अरे वाह, कामिनी का स्वागत तो घर के दरवाजे भी कर रहे हैं। ये सुनते ही कामिनी ने अपना सिर और नीचे किया। उसके होठों पर एक हल्की और एक अजीब मुस्कुराहट थी कि तभी देवी, जो हमेशा खुश रहती थी, आज एक अजीब डर के साथ अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ तो था जो उसे अंदर से डरा रहा था। वो डर से कामिनी की तरफ ऐसे देख रही थी मानो उसके सामने कोई भूत खड़ा हो। कि तभी देवी ने थोड़ी हल्की और डरी हुई आवाज में अपने पिता से कहा कि पापा, उसकी गंध रात में जंगल की तरह है। पर निरुद्ध ने इसे बच्चों की कल्पना और एक लंबे दिन की थकान होने की वजह से खारिज कर दिया। लेकिन देवी के शब्दों की याद और दरवाजा बंद होने की वो बेचैन कर देने वाली आवाज एक हल्के अप्रिय स्वाद की तरह निरुद्ध के दिमाग में बनी रही। कामिनी के आने के बाद पहले कुछ सप्ताह एक बेचैन कर देने वाली खामोशी पूरे घर में फैली रही। वो अपने कामों को पूरी लगन से चुपचाप घर में भूत की तरह घूमती हुई करती रहती थी। वो शायद ही कभी बोलती थी और जब भी बोलती थी तो उसकी आवाज लगभग बड़बड़ाहट जैसी होती थी, फिर भी उसमें एक असामान्य प्रतिध्वनि होती। अब घर की हमेशा की तरह शोरगुल वाली हंसी अब धीरे धीरे शांत पड़ने लगी थी। जुड़वा भाई रोहन और राम, जो हमेशा एक साथ रहते थे, अब वो आपस में झगड़ने लगे। उनकी चंचल नोक झोंक तीखी और कड़वी बातों में बदलती जा रही थी। सबसे बड़ा बेटा जय अलग थलग हो गया। वह घंटों दूर तक घूमता रहता। उसकी आंखों में दूर चले जाने की भावना उत्पन्न होने लगी थी। हमेशा सबसे साहसी रहने वाले राम को लगातार खांसी होने लगी, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा था, जो हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा था। एक शाम जब परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ, कामिनी ने खाना परोसा। उसकी हरकतें अजीब और मौन थी। जैसे ही उसने राम के सामने दाल का कटोरा रखा, तभी कुछ कामिनी के हाथ से काला सा, मानो किसी पानी की बूंद सा, उसकी दाल में गिरता हुआ प्रतीत हुआ। रोहन के साथ चुपचाप बहस में मशगूल राम को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन निरुद्ध ने ये साफ साफ देखा था। थोड़ी देर के लिए ये देखकर उसका माथा सिकुड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन में अब वो हर चीज को बड़ी ही शक की निगाह से देखने लगा था। उस रात राम की खांसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और रात को राम के कमरे से आती इन आवाजों को सुनकर निरुद्ध की नींद खुली। निरुद्ध ने अपनी पत्नी लीला को उसके कमरे से रोते हुए सुना। लीला, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हर घरेलू उपाय आजमाया गया, गर्म पानी, हर्बल चाय, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। राम का बुखार अब धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था और वो हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके दांत कस्तूरी की तरह बज रहे थे, जो सामने बैठी माँ से सहन नहीं हो पा रहा था। कि तभी निरुद्ध की पत्नी का निरुद्ध से कहना था कि इसे वैद्य की जरूरत है, आप वैद्य को बुला लीजिए। दूसरे ही पल वैद्य को बुलाया गया, जो गांव के एक कमजोर बूढ़े आदमी, जिसकी आंखें जानकार थी, राम की जांच करने तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही अपना कान राम की छाती से लगाया और उसकी सांसों की आवाज सुनते ही वैद्य जी के चेहरे पर एक अजीब भाव आ चुके थे। थोड़ा सोच विचार कर वैद्य जी का निरुद्ध की तरफ देखते हुए कहना था, ये कोई असामान्य बुखार नहीं है निरुद्ध। उनकी आवाज धीमी और परेशान थी,
कि तभी एक बार फिर वैद्य जी का कहना था, ये खत्म हो रहा है, एक दीपक की तरह जिसका तेल धीरे धीरे लगातार जल रहा है। ये कहते कहते वैद्य जी ने रसोई की ओर देखा, जहां कामिनी उनकी तरफ पीठ करके खड़ी ध्यान से बर्तन साफ कर रही थी। वैद्य जी की ये सारी बातें सुनकर और वैद्य जी का कामिनी की तरफ शक की निगाहों से देखना, ये सब देखकर निरुद्ध की रीढ़ में एक सिरहन दौड़ चुकी थी कि तभी निरुद्ध का पूछना था, क्या मतलब है वैद्य जी, आप कहना क्या चाहते हैं? निरुद्ध के ये पूछने पर वैद्य जी ने बस अपना सिर हिलाया और उनकी निगाह कमरे में घूमती हुई कामिनी पर टिकी हुई थी। वैद्य जी का एक बार फिर बोलना था, कुछ बुराइयां हमारे बीच घूमती हैं, बिना देखे बिना सुने, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। मैं उसे एक मिश्रण दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा निरुद्ध। ये कहकर वैद्य जी वहां से उठकर बाहर चले गए। निरुद्ध ने वैद्य जी के द्वारा दिया मिश्रण राम को पानी में ये सोचकर पिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर वैद्य जी की दवा से भी कोई आराम नहीं मिला। राम की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा पर भूरापन आने लगा था। उसकी आंखें बड़े डरावने तरीके से अंदर की तरफ धंसने लगी थी और उसका वो शरीर जो कभी मजबूत और कठोर हुआ करता था, अब धीरे धीरे मुरझाता चला जा रहा था। हालत ये थी कि अब उसे भयानक सपने आने लगे। वो रात भर खून जमा देने वाली चीखों के साथ जागता और अपने बिस्तर पर कराहते हुए हमेशा यही चिल्लाता रहता था, नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तुमसे जंगल की बू आती है। और फिर एक रात राम के कमरे में परछाइयों से एक ठंडी लेकिन ऊंची आवाज में हंसी आती सुनाई दी, जिसके बाद एक धीमी कर्कश कराहने की आवाज जो राम की थी। ये सुनते ही निरुद्ध दीपक हाथ में उठाए राम के कमरे की तरफ भागा, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। राम चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से छत की तरफ घूर रहा था। हवा में सड़ते फूलों की तरह एक हल्की बीमार करने वाली मीठी गंध पूरे कमरे से आ रही थी कि तभी निरुद्ध को देखते ही उसकी पत्नी का एक टूटी हुई आवाज में बताना था कि वो चला गया, राम हमें छोड़कर चला गया। देखते ही देखते पूरे घर में चीख पुकार मच गई। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया। उनके चेहरे आंसुओं से लथपथ थे, लेकिन घर के एक कोने में चूल्हे के पास खड़ी कामिनी, उसकी पीठ उन सभी की तरफ थी और उसके कंधे दुख से नहीं बल्कि एक खामोश आंतरिक कंपन से हिल रहे थे। फिर एक नरम और भयानक हंसी उसके होंठों से निकली। एक ऐसी आवाज जिसने निरुद्ध के साथ साथ सभी को अंदर तक डरा दिया। निरुद्ध ये देखकर एकदम पीछे की तरफ पलटा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कामिनी की तरफ ही देख रहा था। निरुद्ध के दिमाग में अब वो सभी बातें घूमने लगी थी। अचानक दरवाजे का बंद होना, देवी का डरना, अब डर से निरुद्ध का दम घुटने लगा था। उनके घर में खुशियां मानो खत्म हो गई थी। उनकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली थी। देवी जो कभी इतनी खुश और चहल पहल करती थी, अब वो अपनी माँ से चिपकी रहती थी। उसकी आंखों में लगातार डर छाया हुआ था। अब वो एक पल अकेले कहीं नहीं जाती थी, खासकर अंधेरे के बाद। और फिर एक दोपहर जब निरुद्ध घर से बाहर निकला तो रोहन आंगन में अकेला बैठा कुछ अजीब ढंग से बड़बड़ा रहा था। परछाइयां हिलती रहती हैं, परछाइयां वो हिलती रहती हैं।
ये देखकर निरुद्ध ने उसके पास जाकर देखा तो रोहन की आंखें बड़े अजीब तरीके से इधर उधर घूम रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई अदृश्य चीजें घूम रही हों। थोड़ी देर ये सब देखने के बाद निरुद्ध का रोहन से एक बार पूछना था, रोहन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और ये सुनते ही रोहन ने बड़े डर के साथ ऊपर की तरफ देखा और कांपते हुए बोला, वो खिलाती है, वो हमें कुछ खिलाती है, वो हमें खोखला कर रही है, वो हमें अंदर से खोखला कर रही है। ये कहते हुए रोहन ने कांपती हुई उंगलियों से रसोई की तरफ इशारा किया और एक बार फिर बोला, वो उन्हें गुनगुनाती है, वो जो चीजें अंधेरे में रेंगती हैं वो उन्हें गुनगुनाती है। रोहन का इतना कहना भर था जब एक बड़ी ही प्राचीन और अजीब सी लोरी रसोई से निरुद्ध को साफ साफ सुनाई देने लगी। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि कामिनी की थी। उस रात लगभग आधी रात में पूरे घर में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। निरुद्ध, लीला और जय ये सुनते ही पागलों की तरह रोहन के कमरे में पहुंचे तो सामने रोहन अपने बिस्तर पर कराह रहा था। उसका शरीर बड़े अजीब ढंग से ऐंठ रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। उसकी त्वचा ठंडी पड़ चुकी थी। अपने भाई को पकड़ने की कोशिश करते हुए जय चिल्लाया, रोहन, क्या हुआ? कि तभी अचानक रोहन की आंखें खुली और उसने एक ठंडी और ऊंची आवाज में एक अजीब सी हंसी निकाली। एक ऐसी आवाज जो उसकी अपनी नहीं थी, एक ऐसी आवाज जो प्राचीन द्वेष से भरी हुई थी। और ये सुनकर निरुद्ध और उसका पूरा परिवार हड्डियों तक कांप उठा। एक और गया, कितना मीठा है डर। ये कहते ही रोहन धड़ाम से बेसुध जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बिल्कुल खुली छत की तरफ देख रही थी और ये देखते ही निरुद्ध और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि अब रोहन भी उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। इतना कुछ होने के बाद निरुद्ध के भीतर एक गुस्सा भर चुका था, क्योंकि दो बेटे ऐसे ही जा चुके थे। ये बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से से आग बबूला होकर निरुद्ध ने कामिनी की ओर देखते हुए उसे जोर जोर से डांटना शुरू किया। ये देखते ही कामिनी के साथ खड़ा सोहन भी आगे बढ़ा और अपने पिता पर यही कहते हुए बरस पड़ा, पिताजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बोलने की? इस पे निरुद्ध का गुस्से में एक बार फिर बोलना था, घर में होती सभी चीजों पे ध्यान दे सोहन। जब से ये इस घर में आई है तब से अंधकार ने हमारे घर की रोशनी को छीन लिया है। हमारे घर में क्या हो रहा है ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कामिनी ये सारी बातें सुनकर भी चुपचाप खड़ी थी। उसके होठों पर एक फीकी और एक डरावनी मुस्कुराहट थी। अब उसकी निगाहें निरुद्ध पर ऐसे टिकी थी मानो एक खूंखार शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो।
गांव जो आमतौर पर एक घनिष्ठ समुदाय था, वो तरह तरह की बातें करने लगा। रात में निरुद्ध के घर में अजीब रोशनी, भयानक आवाजें और उनके बेटों की लगातार होती मौतें जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रोहन की मौत के बाद वैद्य जी ने भी वापस लौटने से ये कहकर इनकार कर दिया। ये एक भयानक डायन का काम है निरुद्ध, जो घर की खुशियों को खाकर पलती है, और इस डायन ने तुम्हारा घर चुना है। ये मेरी शक्तियों से बहुत परे है निरुद्ध, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या निरुद्ध इस डायन से अपने परिवार को बचा पाएगा, या इसी तरह ये डायन एक एक कर इस पूरे परिवार को मार देगी? ये सुनिए अगले पार्ट में। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।